हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर की सीरीज में आप देख सकते हैं कि 7 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि मैथ्स का सवाल आ चुका है। ठीक है, ये पहला सवाल आपके सामने है। यदि संख्या x जो है वो 3 और 2 से डिविजिबल है ना, तो आपसे कह रहा है कि ये संख्या किससे डिविजिबल होगी। इसका बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप 3 और 2 से कटने वाली किसी संख्या को मान लीजिए। वो संख्या मान लिया हमने, इनका एलसीएम यानी कि 6 मान लिया हमने कि वो संख्या तुम्हारा x की वैल्यू 6 हो गई। अब कुछ नहीं करना, इसको पटक दीजिए यहाँ पे। तो 2 इंटू 6 का क्यूब यानी कि 216 बन जाएगा, प्लस 3 इंटू 6 का स्क्वायर यानी कि 36। दोनों में देखेंगे 36 कॉमन है, यहाँ बचेगा 6 दूना 12 प्लस 3। तो आप देखेंगे यहाँ पे 36 गुणा 15 यानी कि ये संख्या किससे कट रही है। ये तुम्हारा एक्चुअल संख्या जो आ चुका है वो किससे आ चुका है, 36 गुणा 15 यानी कि 360 और 180 यानी कि 540 क्या आ जाएगा, वैल्यू आ चुका 540। ठीक है, अब ये 540 जो है वो किससे कटेगी आप चेकआउट करो। 72 से कटेगा। ठीक है, 214 से नहीं कट रहा है। ठीक है, इससे तो नहीं कट रहा है, इससे कट रहा है। इससे कट रहा है, जरा चेकआउट करो। 72 से अगर कट जाए तो फिर दोबारा मान लेंगे, हम एक्स की वैल्यू को चेंज कर देंगे। समझ गए बात को। तो 72 से काट के देखो, 72 अगर मैं काटूंगा तो 7 42 7 8 56 नहीं कट रहा है, 72 से भी नहीं कट रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ वो संख्या कितनी होगी, 108 से पूरी पूरी संख्या कट रही है 5 बार में। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप एक्स को मान लीजिए वैल्यू, और उस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, जिससे कि संख्या आसानी से कट जाएगी। ठीक है, आपको निकालना चतुर्थानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो उसको मान लेते हैं वो एक्स यानी कि 0.002 बटा 0.04 इज इक्वल टू 0.0006 बटा एक्स मान लिया हमने, फोर्थ प्रोपोर्शन को मान लिया हमने एक्स। यहाँ देखो 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, मतलब ऊपर 2 जीरो नीचे 3 जीरो, मतलब 1 जीरो नीचे हमारा एक्स्ट्रा आएगा अगर इसको काट के हटाऊं तो। 2 से 2 बार मतलब 1/20 क्या नीचे बन जाएगी, पूरा अगर काटूं तो यहाँ बन जाएगा 1/20, क्योंकि 1 जीरो नीचे एक्स्ट्रा आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखो जीरो की संख्या 4 बढ़ाएगी यानी कि 6 ऊपर और 1 पे 4 जीरो। ठीक है, और फिर एक्स तो हमारा ही है। आओ जरा काटें अगर, तो 1 से ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, 6 से काटोगे अगर तो 2 से कटेगा 3 बार में, ये कट जाएगा आपका 500। ठीक है भाई, ये काटोगे अगर तो बन जाएगा 250। ठीक है, आओ जरा गुणा करें, यानी कि एक्स की वैल्यू आ चुकी है भैया 3/3/250। ये मुझे काटना ही नहीं चाहिए था। अगर आप देखेंगे मैं क्यों ना इस संख्या को जीरो के रूप में कन्वर्ट करता हूँ, ताकि डिवाइड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अगर मैं क्या करूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर और नीचे, तो आप पाएंगे ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 1000। हमने ऐसा क्यों किया, जैसे कि अब डिवाइड करना बड़ा आसान हो जाएगा, हम यहाँ पे 3 डिजिट के पहले डेसिमल को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.012 इज द आंसर, या तो ऐसे लिख लो, या फिर यहाँ पे दे रहा ऑप्शन जो है वो मैच करने के लिए आप देखेंगे कि डेसिमल भी है और साथ साथ पावर भी है। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम सिर्फ एक डेसिमल को हटाएंगे यहाँ से, तो एक के पहले यहाँ लग जाएगा, बोलिए ना, यानी कि 1.2 हो गया। और इस 100 के बदले अगर मैं ऊपर कन्वर्ट करूं तो 10 की पावर -2। समझ गए बात। दिस इज द आंसर। ये थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश की गई है, बाकी सवाल में कुछ दम तो है नहीं। आगे बढ़ते। डीलर जो है 25% के लाभ पर बेचता है गेहूं को, और वास्तविक माप से 5% कम वजन का इस्तेमाल करता है। मतलब तुमने बोला दुनिया के सामने कि हम 100 की वस्तु को 125 में सेल किया, लेकिन साथ साथ उसने क्या किया, 5% कम वजन का इस्तेमाल किया। मतलब 20 ग्राम के बदले सिर्फ 19 ग्राम दिया। समझ गए बात को। आओ जरा काटे, ये तुम्हारा सीपीएसपी का रेशियो देगा। तो 20 25 100, मतलब मैं कह सकता हूँ 5 से काटोगे तो 25 बार में, यानी कि 19 की वैल्यू को सेल करता है किसमें, 25 में। यानी आप देखेंगे कितने का प्रॉफिट है, आप बोलेंगे 6 का प्रॉफिट आउट ऑफ 19 इंटू 100%। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ और नहीं बल्कि प्रॉफिट का परसेंटेज है, यानी कि 600/19। 19 तिया 57, 3 जीरो, 19 से कम 19 यानी कि कैरी 13, सॉरी 11, तो 11/19%। 31 इंटीजर 11/19% इज द रिक्वायर्ड आंसर। आर जो है आधे घंटे है 5 किलोमीटर, और 400 मीटर की दूरी तय करके घर वापस, तय करके घर से पोस्ट ऑफिस जाता है। ठीक है, और फिर 90 मिनट में 25 किलोमीटर और इतना मीटर की दूरी तय करके कार्यालय जाता है। उसकी एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। जब डिस्टेंस अलग अलग है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में जो एबीजी स्पीड होता है ना,
एवरेज स्पीड वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप बोलेंगे 5 किलोमीटर और 400 किलोमीटर, 400 मीटर यानी कि 5.4 किलोमीटर। और यहाँ देखो मीटर भी है 750 मीटर, यानी अगर तुम देखोगे 25.75 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे 5.4 प्लस 25.75। बट अगर मैं टाइम निकालूं तो आप देखो यहाँ पे आधा घंटा है और यहाँ पे तुम्हारा 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा है, मतलब 2 घंटा टोटल होगा, 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं जोड़ूंगा तो 25 और 5 30, ठीक है, और 7 4 11 यानी 115, यानी कि 31.15 किलोमीटर बटा 2। और जरा डिवाइड करें तो आप देखेंगे 2 से 1 5.11 यानी कि 5, 15 यानी कि 7 और 5, 15.575 किलोमीटर पर आवर इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए, आसान था, थोड़ा डेसिमल वाला केस था लेकिन आसान था। ए की दौड़ने की चाल बी की चाल से इतना गुणी है, मतलब अगर मैं ए और बी का स्पीड रेशियो में निकालूं तो आप देखेंगे 9:11। ये कुछ और नहीं बल्कि स्पीड का रेशियो, जो कह रहा है वो लिखो इसको। यदि बी को इस प्रकार शुरुआती बढ़त दी जाती है कि बी ए की दौड़ की लंबाई के 1/3 से हरा देता है, क्या मतलब है, कह रहा है कि यदि बी को इस प्रकार शुरुआती बढ़त दी जाती है कि बी ए को दौड़ की लंबाई के 1/3 से हरा देता है, तो दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को ए से शुरुआती बढ़त के लिए दिया गया है। आपसे ये सवाल कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी समान समय पर दौड़ना शुरू करते हैं, मान लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब कोई रेस होगी तो रेस में अगर कोई डिस्टेंस से हराता है तो उस केस में मैं ये मान के चलता हूं कि इन केस ऑफ रेस टाइम तुम्हारा कांस्टेंट है, तभी तुम कह पाएंगे कि अगर टाइम तुम्हारा कांस्टेंट तो मैं कह पाऊंगा अच्छा इतना मीटर से हमने हरा दिया। अगर दोनों के लिए टाइम सेम है तो मैं कह सकता हूँ कि पहले पहुंच गया, मतलब इतना मीटर से हमने तुमको हरा दिया, डिस्टेंस हरा दिया। और जब टाइम तुम्हारा कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डी और एस का रेशियो क्या होगा, बराबर, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही तुम्हारा डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, 11:9। 11:9। अब सवाल क्या कह रहे हैं, जरा देखो मेरी बात देखो, मैं जरा मेरी जरा कहानी सुनो। अगर मैं एक रेस का ये लंबाई में बनाता हूँ, ठीक है, आप जरा ट्राई करें, बढ़िया सवाल है ये, तो थोड़ा सवाल को अच्छे से करेंगे, मन लगा करेंगे। तो आप देखेंगे अगर डिस्टेंस, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ए जितने टाइम में 11 पहुंच रहा है उतने ही टाइम में बी सिर्फ 9 पहुंचता है। सिंपल तरीका मान के चलता हूँ, जितने टाइम में ए जो है वो 11 चलता है उतने टाइम में बी जो है वो सिर्फ 9 चलता है। तो ए को क्या कह रहा है कि बी जो है ना ए को हराता है 1/3, पूरे लंबाई के 1/3 से हराता है। समझ रहे हो बात, क्या कह रहा है कि बी को इस प्रकार शुरुआती बढ़त दी जाती है कि बी जो है ना वो ए को दौड़ की लंबाई के 1/3 से हराता है। जब बी 1/3 से हराएगा तो मुझे एक बात बताओ, तो बी अपने वाले केस में वो सिर्फ 9 चल पाएगा, मतलब ये रेस ये सिर्फ 9 यूनिट का होगा, 9 यूनिट का होगा। मुझे एक बात बताओ, 9 यूनिट का होगा, और आप चाहते हैं कि वो जो है वो ए को 1/3 डिस्टेंस के लंबाई से हराए। अगर 9 यूनिट टोटल है तो आप चाहते हैं कि जब बी तुम्हारा यहां पहुंचे तो ए सिर्फ यहीं रहे और ए को ये 3 यूनिट से हरा दे। ये लॉजिक है, मतलब आप कह रहे हो कि ए सिर्फ 6 यूनिट चल पाए, 9 में सिर्फ 6 चल पाए, आप ये कहना चाहते हैं। यानी आपका ये सवाल है, क्या सवाल पूछ रहा है कि बी को ए से शुरुआती बढ़त कितने के लिए दिया गया है। तो शुरुआती बढ़त कितना दिया गया अगर आप देखेंगे तो पहले अगर ए के केस में देखेंगे तो उस केस में 11 यूनिट, क्योंकि चूंकि बी हमारा आगे बढ़ रहा है तो पहले अगर 9 यूनिट था। मुझे बात बताओ, अगर मैं ए को पहले दोहराते, अगर बढ़त नहीं देते तो ए अगर तुमको यहां चल पाता और इसका लंबाई अगर 11 यूनिट होता तो बी हमारा सिर्फ यहीं रह पाता, क्योंकि 9 यूनिट। क्योंकि आप देखेंगे स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या है, सेम है। जितने वक्त में ए 11 चलेगा उतने वक्त में 9 चलेगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि ऑलरेडी बी हमारा 2 बढ़त ले चुका है।
अब ए को हरा रहा है, किसी ट्रिकी सवाल की तरफ से मूव ऑन करिए। 2 पहले से ही आगे बढ़ चुका है, ले चुका है, और 3 यहाँ पे आगे ले चुका, मतलब 2 और 3 5 ले चुका। आउट ऑफ किस रेस में? 11 रेस में। यानी 5/11 मुझे बी को आगे रखना पड़ेगा ए से, जिसकी वजह से मैं कह पाऊंगा कि वो ए को बी से हराएगा, सॉरी, ए को 1/3 डिस्टेंस से हराएगा। समझ गए बात? ये बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है, मजा आ गया एकदम। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको दोबारा देख लेना अगर आपको दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो रहा है, क्योंकि हमने समझाने की पूरी अच्छे तरीके से कोशिश की, मैंने अपना 100% दिया है इस सवाल में। ठीक है ना? ये बढ़िया सवाल है, मजा आ गया। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते 9,960 रुपए की राशि को 7.5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? बहुत ही बढ़िया सवाल। अगर हम 7% की बात करूं तो आप बोलेंगे 15/2, यानी कि 200 की वैल्यू बन जाएगी 215, यानी कि 20 की वैल्यू बन जाएगी 23। बोलूंगा ना? नहीं नहीं नहीं, 200 की वैल्यू बनेगी 215, यानी मैं कह सकता हूं कि 40 की वैल्यू बनेगी 43। समझ गए बात? 40 की वैल्यू बनेगी 43 पहले साल। और चूंकि 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 किस्त की बात कर रहे हैं, मतलब 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 बन जाएगा। कितना? 43 का स्क्वायर यानी कि 49, 25 - 7 यानी कि 1849। ठीक है, ये तुम्हारा किस्त है। तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 43 से मल्टीप्लाई करो इधर, 43 से मल्टीप्लाई करो इधर, यानी ये 1600 है, ये है, और ये बन जाएगा 1720। यानी इन दोनों का जो सम हो जाएगा, ये तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब 3200, यानी कि 3320 रुपये तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। तो आप अगर देखेंगे, जब 3320 रुपये तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट था, तो 1849 रुपये का 2 इंस्टॉलमेंट हमको पेड करना पड़ रहा था। बोलिए, तो आप देखेंगे पी की वैल्यू है कितनी, तो आप बोलेंगे 3 गुना। जब ये 3 गुना है तो किस्त भी कितना होगा? 3 गुना। बोलिए ना, यानी कि 5547 रुपया इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही लॉजिकल तरीके से हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं भैया। व्यापारी जो है 1200 वस्तु 1800 में खरीदी है और उसने 1000 वस्तु इतना की दर से बेचा है। मतलब 1200 वस्तु इतना में खरीदा, मतलब 1.5 में खरीदा, 1000 को 1600 में सेल किया, मतलब 1.6 में बेचा, मतलब 15/16, यानी कि आप बोलेंगे 1/15 का प्रॉफिट हो जाएगा इंटू 100%। बोलिए ना, इनके 20/3% इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल। यदि पी क्यू आर का जो एवरेज है वो ए है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी दे रखा है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 27 का मान कितना होगा? आपको बताना है, आपको बताना है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। ठीक है, ओके, देखता हूँ। पी क्यू आर का अगर एवरेज तुम्हारा ए है, तो अगर मैं एवरेज को ए मान के चलूं, मानना क्यों है? अगर एवरेज दे रखा है ए, तो अगर मैं तीनों का सम निकालूं, योग, पी क्यू पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × ए, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका वैल्यू अगर तुम्हारे पास अगर 0 के बराबर है, तो आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकाले। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूं जिसका नाम है पी प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर, तो बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ये होता है ना? तो आप अगर देखेंगे इसकी वैल्यू अगर 0 है, तो ये पूरा संख्या 0 बन जाएगा। बोलिए, यानी दिस का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है। इसका वैल्यू है कितना? तो आप बोलेंगे 3a, 3a का स्क्वायर बन जाएगा 9 × a स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू आ चुकी है 9a स्क्वायर। अब यहाँ मैं कर दूंगा, पटक दूंगा वैल्यू को, तो 9a स्क्वायर अपॉन 27, अगर तुम काटोगे 3 से, तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 3। बढ़िया सवाल है ये, अलजेब्रा से लिंक करने की पूरी कोशिश की गई है। बाकी आप चाहो तो वैल्यू पुटिंग भी करके देख सकते हो, एलिमिनेट करके। ठीक है, आगे बढ़े, 9 पे आते हैं। पी क्यू आर किसी कार्य को 38 दिनों में करेंगे, क्यू आर 26 दिनों में करेंगे। आप देखो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 38 डेज में करेंगे, क्यू प्लस आर जो है वो 76 डेज में करेंगे। दिनों की संख्या क्या थी? पी समान काम पूरा करेगा, एलसीएम हो जाएगा 76। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, आप बोलेंगे 2:1। दो तीनों का सम है, ये दोनों का सम 1, मतलब पी की वैल्यू आएगी 1 के बराबर। बोलो, तो 1 से डिवीजन 76 डेज इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक डीलर जो है घड़ी पर 8% और 18% की छूट की घोषणा करता है। यदि विक्रय मूल्य अगर 10 है तो अंकित मूल्य निकालिए।
943, 8% डिस्काउंट यानी कि 92, तो यहाँ कर दो 100। याद आया कि नहीं? एक और डिस्काउंट है यानी कि 82, और ये कर दो आप 100। क्या मैंने सही किया है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ओके, अब जरा काट के देखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये संख्या कट रही है कितने से? 23 चौका 92, 23 चौका 92 और 23 बनजा 41 से कट जाएगा 2 बार में। 4 से काटो 25 बार में, 2 से काटो 50 बार में, यानी कि 1250 रुपये इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़े। इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा ये आप खुद से कर सकते हैं। पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं शॉर्टकट तरीका अगर आपको सिखाऊं तो मैं ये सिखा सकता हूँ भाई कि अंतिम आप काउंट कर लो। 7 और 9 कितना होता है? 16, और 5 21, 21 और 6 कितना होता है? 27, और 2 कितना होता है? 29, यानी कि अंतिम डिजिट आ गया 9। तो आप सिर्फ 9/5 करके देखो तो आप देखेंगे 1.8 आएगा। लास्ट में 0.8 है ना, 0.8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, करके निकल जाओ, भाग जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। मेरा ये तरीका है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में तकनीकी समस्या के कारण कुल मतों के 25% मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, विजेता को इतना मत मिलता है और कुल वैध मतों के 2/3 है, तो विजेता को मिले मत और अमान्य मतों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने ये बोला कि 7500 विजेता को वोट मिला और ये जो वोट है वो 2/3 है, यानी कि ये वैल्यू 2 × मैं 3 करूं अगर, तो आप कह सकते हैं भाई कि जो वैल्यू आ चुकी है एक्चुअल में 3750 × 3, इकट्ठे का पूरा कितना हो जाएगा? 3750 × 3। ठीक है, ये बन जाएगा 3750 × 3। अब तुम देखोगे, अब तुम देखोगे चूंकि 25% वोट, चूंकि 25% वोट अमान्य घोषित हो गया था और ये विजेता से हमने कंपेयर कर दिया, मतलब ये जो वैल्यू आ चुकी है 75% वोट की वैल्यू है, ये कुछ और नहीं 75% वोट की वैल्यू मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 7500 वोट मिला विजेता को, यानी हारने वाले को वोट मिला होगा 1/3। ठीक है, 1/3 हारने वाले को, जीतने वाले को 2/3। तो हमने निकाल दिया 3/3, यानी कि हम निकाल दिया पूरा वोट कितना हुआ जो वैलिड वोट था, ये कुछ और नहीं बल्कि ये वैलिड वोट्स हैं। तो 75% टोटल वोट का वैलिड वोट हुआ, तो हमको निकालना है 25%। आप देखेंगे ये जो इसका 1/3 है, तो हम इस पूरे का 1/3 निकाल देंगे, आंसर कितना आएगा? 3750 सवाल का आंसर होगा। लॉजिक एंड ट्रिक से हम फटाफट कर पाएंगे। अर्धगोले की त्रिज्या इज इक्वल टू शंकों की त्रिज्या इज इक्वल टू शंकों की ऊंचाई, मतलब सिंपल तरीके से आप कह रहे हैं कि जो भी है सब इक्वल है। ठीक है, तो इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो अर्धगोला की वक्र की बात करेंगे यानी 2πr², शंकु की बात करेंगे πrl। जब सब कुछ इक्वल है तो आर से हम आर काट सकते हैं। ठीक है भाई, आर से हम आर काट सकते हैं, लेकिन उस केस में हाइट सेम है, ना कि तुम्हारा स्लांट हाइट, ना कि तुम्हारा स्लांट हाइट। तो हमको निकालना पड़ेगा पहले स्लांट हाइट। हम पहले काट लेते हैं पाई को पाई से, तो आप देखेंगे 2r ये बराबर नहीं, हमको निकालना अनुपात ना, रेशियो कर लो l। तो l कैसे निकाल पाएंगे? अगर हाइट और, आप देखो यहाँ पे मैं शंकु की बात करूं, अगर यहाँ पे तुम्हारा रेडियस भी सेम है और हाइट भी r के बराबर है, तो अगर हमको l निकालना पड़े तो आप बोलेंगे r² प्लस r² का अंडर रूट। तो एक r बाहर और √2 अंदर रह जाएगा, मतलब √2r। ठीक है, √2r, यानी कि ये बन जाएगा 2r/√2r, जो कि l की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से हम r काट देंगे, √2 से कटेगा √2 बार में, यानी कि आंसर कितना आ गया? √2:1। बढ़िया सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से आपको रेट निकालना है? वार्षिक संयोजित पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं कितना हो जाता है? तुमको फटाफट आंसर दिख रहा होगा। देखो 256 और 625, आप देखेंगे ये दोनों किसी न किसी का पावर 4 आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? ये जो वैल्यू है वो 4 की पावर 4 है, और ये जो वैल्यू है ये 5 की पावर 4 है। मतलब 4 साल की कहानी है तो पावर यहाँ पे 4 मिल चुका है, मतलब पहले साल 4:5 रहा होगा, मतलब कितने का रेट? आप बोलेंगे 25% का रेट। आगे बढ़े, 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। एक खिलौने पर 15% की अगर छूट है, 15% की एक और क्रमिक छूट दी जाती है, तो क्रमिक प्रभावी छूट कितना हो जाएगा?
इस केस में 15 + 15 यानी कि 30 और माइनस करेंगे 15 का 15% 225/100 यानी कि 2.25 कम कर दीजिए 27.75% इज द रिक्वायर्ड समतुल्य छूट एकल छूट जो बोलना है बोलिए। 100 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को काट करके 86 अगर कर दिया गया तो कितने परसेंट निकाल दिया गया? अरे भाई साहब, जब बेस ही तुम्हारा 100 है तो 14% कम किया गया। बहुत ही आसान सवाल। जैकेट और हैंडबैग की जो कीमत है वो 3:2 है ना। जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपया क्या है, अधिक है। तो 600 यानी कि अनुपात 1 की तुलना कितना है, बोलेंगे 600 रुपया आपको निकालना है। हैंडबैग यानी कि 2 से गुना कर दो, 1200 इस सवाल का आंसर होगा। अंतिम में गड़बड़ा दिया, सारे सवाल आसान मिल रहे हैं। सॉरी। आप देखिए, रोहन और सोहन एक कार्य को क्रमशः 10 दिन में और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सोहन से शुरू करें तो एकांतर दिनों में पूरा करने के लिए, ठीक है, पूरा काम कितने वक्त में समाप्त होगा आपसे पूछ रहा है। 12 × 50 = 60 क्या हो जाएगा एलसीएम। तो आप अगर मैं कार्य क्षमता की बात करूं 6:5, स्टार्टिंग काम कौन करेगा, सोहन, मतलब 5 + 6 काम हो जाएगा 2 दिन में। मुझे 11 काम मिल रहे हैं 2 दिन में, तो 11 × 5 = 55 यानी कि 5 से गुना करूं इधर, 5 से गुना करूं इधर, यानी कि 10 दिन में 55 काम हो चुका। अभी तुम्हारा 5 काम बाकी है, लेकिन 5 काम फिर काम कौन करने आएगा, तो आप बोलेंगे सोहन, यानी कि 1 दिन और काम लगेगा। 10 + 1 = 11 दिन में काम तुम्हारा क्या हो जाएगा, समाप्तः, इति समाप्तः बोलते हैं ना पंडित जी। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर है। यानी अगर तुम देखो ध्यान से, बढ़िया सवाल होने वाला ये वर्ग हो गया और तुम्हारा समबाहु त्रिभुज। अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं। वर्ग का विकर्ण अगर आपको दे रखा है ना, तो त्रिभुज का एरिया निकालिए। वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना है, 12√2, यानी कि √2a जो होता है विकर्ण होता है, यानी कि 12√2 के बराबर है। √2 खत्म, a की वैल्यू आ गई 12, मतलब इसका साइड आ गया मेरे पास 12। तो 12 12 12 12, अगर परिमाप इक्वल है तो 12×4 = 48 अगर इसका है तो 12×4 = 48 कितना, इसका भी होगा। 48/3 करेंगे 16 क्या हो जाएगा, इसका साइड हो जाएगा। समझ गए बात। अगर इस समबाहु त्रिभुज का मुझे एरिया निकालना होगा तो आप बोलेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। बोलिए, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर साइड 2 होता है तो उस केस में एरिया √2 होता है, लेकिन 2 नहीं बल्कि ये 16 है, मतलब 8 गुना है, तो एरिया हो जाएगा 64 गुना 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 √2 इस सवाल का आंसर होगा। √2 नहीं बल्कि सॉरी √3 होता है ना, √3 होता है, मुझे बोलने में गड़बड़ी हो गई। 64 √3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़े। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 57, 93 और 191 को इस प्रकार डिवाइड करे ताकि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम इनको निकालना पड़ता है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, किसी दो का डिफरेंस निकाल लो और फिर उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, वही सवाल का आंसर होता है। बोलिए, तो 33 और 3 यानी कि 36, इसका डिफरेंस हो गया 36। सही किया मैंने, बिल्कुल ठीक। अगर यहाँ आप देखेंगे तो आप देखेंगे 98 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूंगा तो वो कितना आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो अगर मैं 36 का लिखूं तो आप बोलेंगे 2 गुणा 2 गुणा, तो ये बन गया 9, 3 गुणा 3। 98 की बात करूं तो आप बोलेंगे 2 इंटू 7 इंटू 7। तो आप अगर देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन सिर्फ 2 और 2 कॉमन है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो सकता है वो सिर्फ 2 हो सकता है। मतलब HCF कितनी आ चुकी है, तो आप बोलेंगे 2 के बराबर। और ये वही संख्या है कि संख्या से अगर तीनों में डिवाइड करेंगे ना तो हर केस में इक्वल रिमाइंडर बचेगा। आप करके देखो, हर केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। समझ के बाद यानी कि आंसर क्या हो गया, 2 इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।